गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में मांग की लोच के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं और मांग की लोच को मापने की विधियां कौन कौन सी हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां, और आज हम चर्चा करेंगे कि मांग की लोच को मापने की विधियां। जैसा कि मैंने आपको बताया, मांग की लोच क्या होती है। मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच, मांग की मूल्य लोच भी कहते हैं। इसमें क्वांटिटी में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम व्यक्त करते हैं। यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मांग की लोच से क्या तात्पर्य है एवं क्या अभिप्राय है मांग की लोच को मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। यह आपकी यूनिट संख्या सेकंड में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर आपके एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, मांग की लोच मांग मूल्य मतलब वस्तु के मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन और वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच की जैसे इसमें सेम डेफिनेशंस के बारे में हमने पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे मांग की लोच की मापने की विधियां। तो मांग की लोच की मापने की विधियां निम्नलिखित हैं। पहली है प्रतिशत विधि, परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि मुख्यतया एक बहुत महत्वपूर्ण विधियों में सम्मिलित है। इस विधि का प्रतिपादन फ्लेक्स द्वारा किया गया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करते समय मूल्य परिवर्तन के कारण मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होते हैं उसमें मूल्य में हुए प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे दिया जाता है, वह मांग की प्रतिशत परिवर्तन आ जाती है। ये अपन प्रतिशत परिवर्तन को हम देखें तो वो इस प्रकार से हैं। मांग में प्रतिशत परिवर्तन EP बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन इसे हम प्रदर्शित करते हैं EP बराबर डेल्टा Q डिवाइड डेल्टा। EP बराबर डेल्टा Q का डेल्टा प्राइस इंटू P डेल्टा प्राइस। तो ये प्रतिशत परिवर्तन के रूप में ये गणितीय सूत्र ये है कि मांग में जब प्रतिशत परिवर्तन होता है, जो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे दिया जाता है वो प्रतिशत विधि है। ये विधि फ्लेक्स ने दी थी। दूसरी मेथड की बात करें, कुल व्यय विधि। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कुल व्यय विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने किया। मार्शल ने कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किया, जिसमें इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मूल्य में पूर्व में उस वस्तु में किए जाने वाले कुल व्यय तथा मूल्य में परिवर्तन के बाद किए जाने कुल व्यय की तुलना की जाती है। इस विधि के अनुसार मांग की लोच ज्ञात करने के लिए मांग की लोच इकाई के बराबर या इकाई से कम या इकाई से अधिक होती है।
उदाहरण के रूप से हम देखें तो विभिन्न मूल्यों में मांग की लॉस में कुल व्यय इस प्रकार है। जैसा कि मैंने बात बताया आपको, कुल व्यय विधि में अपने सामने 3 स्थिति चित्रण होती है। एक तो इकाई के बराबर लॉस EP बराबर 1, या फिर इकाई से कम EP लेस देन 1, या फिर इकाई से अधिक। ये 3 स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है। इसको हम एक विधि के मेथड से माध्यम से हम देखें। माने किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार से है, ये मूल्य आ गया प्राइस, और ये मांगी गई मात्रा, और यहाँ पर कुल व्यय, और यहाँ पर मांग की लॉस। ये हम ज्ञात करेंगे किस प्रकार से कर पाते हैं। मूल्य मानते हैं 8, 10, 8, 6। मांगी की मात्रा 60, 75, 100। कुल व्यय किया गया है यहाँ पर 600 रुपये। तो ये जो स्थिति अपने सामने आई कि मूल्य में कम परिवर्तन होने से क्वांटिटी में भी अधिक परिवर्तन होता है, तो वो हमारे सामने EP बराबर इक्वल इकाई के लॉस के बराबर होगी। और दूसरी कंडीशन देखें, ये अपनी फर्स्ट स्टेज हो गई, तो EP बराबर 1 की स्थिति सामने होती है। तो EP बराबर 1 के अंतर्गत हमारा जब डायग्राम बनेगा तो इस प्रकार से डायग्राम का चित्रण किया जाएगा। इसी दूसरी स्टेज की बात करें तो ये अपना मूल्य है 10, 8, 6। 10, 8, 6 क्वांटिटी में 60, 100, 150। 60, 100 और 150। यहाँ पर कुल व्यय 600, 800 और 900 किया गया है, तो ये इकाई से अधिक मानी जाएगी। EP बराबर 1, EP बराबर इक्वल 1 के बराबर मान लिया जाएगा। तीसरी स्टेज अपने सामने देखें तो तीसरी स्टेज में मैंने यहाँ पर क्वांटिटी रखी और यहाँ पर कुल व्यय और लॉस। क्वांटिटी में यहाँ पर 10, 8, 6 ये अपना प्राइस है। 10, 8, 6 क्वांटिटी की हम बात करें तो 10 रुपये में 60 क्वांटिटी और 8 रुपये में 70 क्वांटिटी, 6 रुपये में 80 क्वांटिटी। कुल व्यय किया गया है यहाँ पर 600, 560 गुणा करके देखो इनको, और यहाँ पर आ जाएगा 480। तो यहाँ पर इकाई से कम लॉस कहलाएगी, इकाई से कम। तो इसे हम डायग्राम के द्वारा इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्राइस और क्वांटिटी ये हो गई EP बराबर 1, EP लेस देन और ग्रेटर देन। तो ये 3 स्थिति आती है कुल व्यय विधि के अंतर्गत। तीसरी विधि की हम बात करें बिंदु विधि की, पॉइंट मेथड। बिंदु विधि में 5 श्रेणियों में बिंदु विधि, पॉइंट मेथड। बिंदु विधि जब किसी वस्तु के मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की दर बहुत कम होने के कारण मांग रेखा किसी बिंदु पर मांग की लॉस ज्ञात करना अधिक उपयुक्त रहता है, क्योंकि मांग रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लॉस भिन्न भिन्न होती है। किस प्रकार से? बिंदु विधि के अंतर्गत मांग की लॉस भिन्न भिन्न इस प्रकार से होती है। YOX यहाँ पर आ गई प्राइस, ये आ गई अपनी क्वांटिटी। EP बराबर अनंत, EP लेस देन 1, EP इक्वल 1, EP ग्रेटर देन 1, EP बराबर 0। तो
ये अपने बिंदु विधि के अंतर्गत इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर इसको प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें मांग वक्र किसी बिंदु से मांग वक्र का जो नीचे का भाग और मांग वक्र कर किसी बिंदु के ऊपर के भाग में भाग देने से इसको ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से? मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का नीचे का भाग डिवाइड बाई मांग वक्र पर किसी बिंदु से ऊपर का भाग देके बिंदु विधि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला है लास्ट मेथड, चाप विधि। आर्क मेथड। चाप विधि भी बहुत ही उपयोगी मेथड्स में आता है। चाप विधि में हम बात करें कि किसी वस्तु के मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन न होकर बड़े परिवर्तन होते हैं जब मांग रेखा के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के स्थान पर मांग रेखा के एक भाग चाप की लोच ज्ञात करना अधिक उपयुक्त होता है। इसे हम इस प्रकार सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। EP बराबर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 1 बराबर P1 P प्लस P2 के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। P1 सॉरी, यहाँ पर P क्वांटिटी 1 क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी 1 और P1 P प्लस P1 के द्वारा हम चाप मेथड्स के माध्यम से मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मांग की लोच से क्या है, मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां, उनके बारे में हमने चर्चा की और मांग की लोच किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जब चाप विधि में बताया, जब किसी वस्तु के मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन न होकर बड़े परिवर्तन होते हैं तो उस वस्तु की मांग रेखा किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के स्थान पर मांग रेखा का एक भाग चाप लोच मेथड ज्ञात करना ही अधिक उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से मांग की लोच जब हम ज्ञात करते हैं तो एक अहम भूमिका का निर्वहन भी किया जाता है। तो मांग की लोच ज्ञात करने की हमने 4 मेथड्सों के बारे में हमने चर्चा की। प्रतिशत विधि, कुलवे विधि, बिंदु विधि और चाप विधि, जो कि यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी इम्पोर्टेंट है। इनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही आता है। तो हमने मांग की श्रेणियों के बारे में पढ़ना पहले ज़रूरी है। विभिन्न श्रेणियों में मांग की लोच अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार और इनके बारे में हमने चर्चा करनी ज़रूरी है। तभी आपके ये मांग की लोच ज्ञात करने के लिए बिल्कुल आसानी भी रहेगी कि किस प्रकार से मांग की लोच आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मांग की लोच ज्ञात करने के लिए हमें विभिन्न मेथड्स को प्रयोग में लेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया प्रतिशत विधि में फ्लक्स के द्वारा प्रतिपादन किया, कुलवे विधि में मार्शल ने 3 श्रेणियों को सम्मिलित किया, इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से अधिक। बिंदु विधि में विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से प्राइस और क्वांटिटी के अंतर्गत जो मांग की श्रेणियां हैं उनको किस प्रकार से विन्यासित किया गया है। इसमें मांग वक्र के नीचे के भाग से मांग वक्र के किसी बिंदु से ऊपर के भाग का भाग देने पर बिंदु रेखा या बिंदु पॉइंट के माध्यम से कर सकते हैं। अंतिम है चाप मेथड। चाप मेथड में मैंने आपको बताया क्वांटिटी में माइनस में कितना परिवर्तन हुआ, क्वांटिटी प्लस में कितना परिवर्तन हुआ, प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, प्राइस प्लस में कितना परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार
ये 4 मेथड हैं, चारों मेथड्स आपके एग्ज़ाम में यूनिट संख्या सेकंड में इसका प्रश्न आता ही आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मांग की लोच को मापने की विधियां या मांग की लोच को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।